आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। प्रतिज्ञा, अध्याय 3। कमला प्रसाद बोले, ये सभा वाले जो कुछ ना करे वो थोड़ा। इन सभी को बैठे बैठे ऐसे ही बेपर की उड़ाने ही सूझती हैं। एक दिन पंजाब से कोई बौखल आया था, कह गया जात पात तोड़ दो, इससे देश में फूट पड़ती है। ऐसे ही एक और जागलू आकर कह गए चमारों पासियों को भाई समझना चाहिए। उसने किसी तरह का परहेज न करना। बस सब के सब बैठे बैठे यही सोचा करते हैं कि कोई नई बात निकालनी चाहिए। बुढ़े गांधी जी को और कुछ न सूझी तो स्वराज्य का ही डंका पीटने चले थे। सबों ने बुद्धि बेच खाई है। इतने में एक युवती ने आंगन में कदम रखा, मगर कमला प्रसाद को देखते ही ड्योढ़ी में ठिठक गई। देवकी ने कमला प्रसाद से कहा, तुम जरा कमरे में चले जाओ, पूर्णा ड्योढ़ी में खड़ी है। पूर्णा को देखते ही प्रेमा दौड़कर उसकी गले से लिपट गई। पड़ोस में एक पंडित वसंत कुमार रहते थे, किसी दफ्तर में क्लर्क थे। पूर्णा उन्हीं की स्त्री थी, बेहद सुंदर, बहुत ही सुशील। घर में दूसरा कोई न था। जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर चले जाते तो यहीं चली आती और दोनों सहेलियां शाम तक बैठी हंसती बोलती रहती। प्रेमा को इतना प्रेम था कि यदि किसी दिन वो किसी कारण से ना आती तो स्वयं उसके घर चली जाती। आज वसंत कुमार कहीं दावत खाने गए थे। पूर्णा का जी ऊब उठा, यहाँ चली आई। प्रेमा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई। पूर्णा ने चादर अलगनी पर रखते हुए कहा, तुम्हारे भैया आंगन में खड़े थे और मैं मुंह खोले चली आती थी, मुझ पर उनकी नजर पड़ गई होगी। प्रेमा बोली, भैया में किसी तरह ताकने की लत नहीं है, यही तो उनमें एक गुण है। पतिदेव कहीं गए हैं क्या? पूर्णा बोली, हाँ, आज एक निमंत्रण में गए हैं। प्रेमा ने बोला, सभा में नहीं गए? आज तो बड़ी भारी सभा हुई है। पूर्णा बोली, वो किसी सभा समाज में नहीं जाते। कहते हैं ईश्वर ने संसार रचा है, वो अपनी इच्छा अनुसार हर एक बात की व्यवस्था करता है। मैं उनके काम को सुधारने का साहस नहीं कर सकता। प्रेमा बोली, आज की सभा देखने लायक थी, तुम होती तो मैं भी जाती। समाज सुधार पर एक महाशय का बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ है। पूर्णा बोली, स्त्रियों का सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, पहले पुरुष लोग अपनी दशा तो सुधार ले, फिर स्त्रियों की दशा सुधारेंगे। उनकी दशा सुधर जाए तो स्त्रियां आप ही सुधर जाएंगी। सारी बुराइयों की जड़ ये पुरुष ही तो है। प्रेमा ने हंसकर कहा, नहीं बहन, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं, और जब तक दोनों की उन्नति ना होगी जीवन सुखी ना होगा। पुरुष के विद्वान होने से क्या स्त्री विदुषी हो जाएगी? पुरुष तो आखिरकार सादे ही कपड़े पहनते हैं, फिर स्त्रियां क्यों गहनों पर जान देती हैं? पुरुषों में तो कितने ही कुंवारे रह जाते हैं, स्त्रियों को क्यों बिना विवाह किए जीवन व्यर्थ जान पड़ता है, बताओ? मैं तो सोचती हूँ कुंवारा रहने में जो सुख है वो विवाह करने में नहीं है। पूर्णा ने धीरे से प्रेमा को धकेल कर कहा, चलो बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो? बाबू अमृत राय सुनेंगे तो तुम्हारी खूब खबर लेंगे। मैं उन्हें लिख भेजूंगी कि ये अपना विवाह न करेगी, आप कोई और द्वार देखें। प्रेमा ने अमृत राय की प्रतिज्ञा का हाल न कहा। वो जानती थी इससे पूर्णा की निगाह में उनका आदर बहुत कम हो जाएगा। बोली, वो स्वयं विवाह न करेंगे। पूर्णा बोली, चलो झूठ पकती हो। प्रेमा बोली, नहीं बहन, झूठ नहीं है, विवाह करने की इच्छा नहीं है, शायद कभी थी ही नहीं। दीदी के मर जाने के बाद बहुत कुछ विरक्त से हो गए थे। बाबूजी के बहुत धरने पर मुझ पर दया करके ये विवाह करने पर तैयार हुए थे, पर अब उनका विचार बदल गया है। और मैं भी समझती हूँ कि जब एक आदमी स्वयं गृहस्थी के झंझट में ना फंसकर कुछ सेवा करना चाहता हो तो उसके पांव की बेड़ी नहीं बनना चाहिए। मैं तुम्हें सत्य कहती हूँ पूर्णा, मुझे इसका दुख नहीं है। उनकी देखा देखी मैं भी कुछ कर जाऊंगी। पूर्णा का विस्मय बढ़ता ही गया। बोली, आज 4 बजे तक तो तुम ऐसी बातें ना करती थी, एकाएक की कैसी काया पलट हो गई? उन्होंने किसी से कुछ कहा है क्या? प्रेमा बोली, बिना कहे भी तो आदमी अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है ना।
पूर्णा बोली, मैं एक दिन पत्र लिखकर उनसे पूछूंगी। प्रेमा बोली, नहीं पूर्णा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, पत्र वत्र ना लिखना। मैं किसी के शुभ संकल्प में विघ्न ना डालूंगी। मैं यदि और कोई सहायता नहीं कर सकती तो कम से कम उनके मार्ग का कंटक तो ना बनूंगी। पूर्णा बोली, सारी उम्र रोते कटेगी कहे देती हूँ। प्रेमा बोली, ऐसा कोई दुख नहीं है जो आदमी सह न सके। वो जानते हैं मुझे इससे दुख नहीं, हर्ष होगा, नहीं तो वो कभी ये इरादा ना करते। मैं ऐसे सज्जन प्राणी का उत्साह बढ़ाना अपना धर्म समझती हूँ, उसे गृहस्थी में नहीं फंसाना चाहती। पूर्णा ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हारी माया मेरी समझ में नहीं आती बहन, क्षमा करना, मैं ये कभी ना मानूंगी कि तुम्हें दुख ना होगा। प्रेमा बोली, तो फिर उन्हें भी होगा। पूर्णा बोली, पुरुषों का हृदय कठोर होता है। प्रेमा बोली, तो मैं भी अपना हृदय कठोर कर लूंगी। पूर्णा बोली, अच्छा बना लेना। लो अब ना कहूंगी, लाओ बाजा, तुम्हें एक गीत सुनाओ। प्रेमा ने हारमोनियम संभाला और पूर्णा गाने लगी। होली का दिन आया। पंडित वसंत कुमार के लिए ये भंग पीने का दिन था। महीनों पहले से भंग मंगवा कर रखी थी। अपने मित्रों को भंग पीने का न्योता दे चुके थे। सवेरे उठते ही पहला काम जो उन्होंने किया वो भंग धोना था। मोहल्ले के 2-4 लौंडे और 2-4 बेफिक्रे जमा हो गए। भंग धुलने लगी। कोई मिर्च पीसने लगा, कोई बादाम छीलने लगा। 2 आदमी दूध का प्रबंध करने के लिए छूटे, 2 आदमी सिलबट्टा धोने लगे। खासा हंगामा हो गया। सहसा बाबू कमला प्रसाद आ पहुंचे। ये जमघट देखकर बोले, क्या हो रहा है भाई, हमारा हिस्सा भी है ना। वसंत कुमार ने आगे बढ़कर स्वागत किया। बोले, जरूर जरूर, मीठी लीजिएगा कि नमकीन। कमला प्रसाद बोले, अजी मीठी पिलाओ, नमकीन क्या। मगर यार केसर और केवड़ा जरूर हो। किसी को भेजिए, मेरे यहाँ से ले आएगा। किसी लौंडे को भेजिए जो घर जाकर प्रेमा से मांग लाए। कहीं धर्मपत्नी जी के पास ना चला जाए, नहीं तो मुफ्त में गालियां मिलेंगी। त्योहार के दिन उनका मिजाज गर्म हो जाया करता है। यार वसंत कुमार, धर्म पत्नियों को प्रसन्न रखना, भाई इसका कोई आसान नुस्खा बताओ, मैं तो तंग आ गया हूं। वसंत कुमार ने मुस्कुराकर कहा, हमारे यहां तो ये बीमारी कभी नहीं होती। कमला प्रसाद बोले, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। क्या पूर्णा तुमसे कभी नहीं रूठती? कभी नहीं। कभी किसी के लिए हट नहीं करती? कभी नहीं। तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो। यहां तो उम्र कैद हो गई है। अगर घड़ी भर भी घर से बाहर रहूं तो जनाब तलब हो जाता है। सिनेमा रोज जाता हूं और रोज घंटों मनावन करनी पड़ती है। तो सिनेमा देखने ना जाया कीजिए। वाह वाह साहब, ये तो तुमने खूब कही। कसम अल्लाह पाक की, खूब कही। जिस कल वो बिठाए उस कल बैठ जाऊं, फिर झगड़े ही क्यों ना हो। अच्छी बात है, कल दिन भर घर से निकलूंगा ही नहीं। देखो तब क्या कहती है। देखा, अब तक लौंडा केसर और केवड़ा लेकर नहीं लौटा। कान में भनक पड़ गई होगी, प्रेमा को मना कर दिया होगा। भाई अब तो नहीं रहा जाता। आज तो कोई मेरे मुंह लगा तो बुरा होगा। मैं अभी जाकर सब चीजें भेज देता हूं। मगर जब तक मैं ना आऊं आप ना बनवाइएगा। यहाँ इस फन के उस्ताद हैं। मौरूसी बात है, दादा तौले भर का नाश्ता करते हैं। उम्र में कभी एक दिन का भी नागा नहीं किया। फिर क्या मजाल की नशा हो जाए। ये कहते हुए कमला प्रसाद झल्लाए हुए घर चले गए। वसंत कुमार किसी काम से अंदर गए तो देखा पूर्णा उपटन पीस रही है। पंडित जी के विवाह के बाद ये दूसरी होली थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे। पूर्णा की कुछ खातिर ना कर सके थे, पर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। परिश्रम करके कोई 150 रुपए ऊपर से कमाए थे। उससे पूर्णा के लिए अच्छी साड़ी लाए थे। 1-2 छोटी मोटी चीजें भी बनवा दी थी। पूर्णा आज वो साड़ी पहनकर उन्हें अप्सरा से दिख रही थी। समीप जाकर बोले, आज तो जी चाहता है तुम्हें आंखों में बिठा लूं। पूर्णा ने उपटन एक प्याली में उठाते हुए कहा, ये देखो
मैं तो पहले से ही बैठी हुई हूँ। वसंत कुमार बोले, जरा स्नान करता हूँ, कमला बाबू अब 10 बजे के पहले न लौटने वाले। पूर्णा बोली, पहले जरा यहाँ आकर बैठ जाओ, उपटन तो मल दूं, फिर नहाने जाना। वसंत कुमार बोले, नहीं नहीं, रहने दो, मैं उपटन उपटन ना लगाऊंगा। लाओ मेरी धोती निकाल दो जरा। पूर्णा बोली, वाह, उपटन क्यों ना मलवाओगे? आज तो ये रीति है, आके बैठ जाओ। वसंत कुमार बोले, बड़ी गर्मी है पूर्णा, बिल्कुल जी नहीं चाहता। पूर्णा ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और उपटन भरा हाथ उनकी देह पे पोत दिया। तब बोली, सीधे से कहती थी तो नहीं मानते थे, अब तो बैठोगे? वसंत कुमार ने झेपते हुए कहा, मगर जरा जल्दी करना, धूप हो रही है। अब गंगा जी कहाँ जाओगे? यही नहा लेना। नहीं, आज गंगा किनारे बड़ी बहार होगी। अच्छा, तो जल्दी लौट आना, ये नहीं कि इधर उधर तैरने लगो, नहाते वक्त तुम बहुत दूर तैर जाया करते हो। पंडित जी उपटन मलवा कर स्नान करने चले गए। उनका कायदा था, घाट से जरा अलग नहाया करते थे। तैराके भी अच्छे थे, कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि ना तैरेंगे, पर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी कि जी तैरने के लिए ललचा उठा। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कलोले करने लगे। सहसा उन्हें बीच धार में कोई लाल चीज दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल थे। सूर्य के किरणों में चमकते हुए वो ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि वसंत कुमार का जी उन पर मचल उठा। सोचा, अगर ये मिल जाए तो पूर्णा के लिए झुमके बनवाऊं। उसके हर्ष का अनुमान करके उनका हृदय नाच उठा। हष्ट पुष्ट आदमी थे, बीच धार तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जवानी दीवानी होती है, ये ना सोचा कि ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ूंगा फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और 15 मिनट में बीच धार में पहुंच गए। मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतनी ही दूर और आगे था। अब कुछ थकान मालूम होने लगी, किंतु बीच में कोई रेत ऐसा ना था कि जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए, कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते, फूलों तक पहुंचे। पर उस वक्त तक सारे अंग शिथिल हो चुके थे, यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकना चाहा तो हाथ ही ना उठ सका। आखिर उनके दांतों को दबाया और लौटे। मगर जब वहां से उन्होंने किनारे की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया था और जल प्रवाह भी प्रतिकूल था। उनकी हिम्मत छूट गई, हाथ पांव ढीले पड़ गए। आसपास कोई नाव न डोंगी न थी और न किनारे तक आवाज सुनाई पड़ती थी। समझ गए यही जल समाधि होगी। एक क्षण के लिए पूर्णा की याद आई। हाय, वो उनकी बाट देख रही होगी। उसे क्या मालूम कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। वसंत कुमार ने एक बार फिर जोर मारा, एक हाथ पांव हिला न सके। तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तट पर लोगों ने डूबते देखा, 2-4 आदमी पानी में कूदे, पर एक ही क्षण में वसंत कुमार लहरों में समा गए। केवल कमल के फूल पानी पर तैरते रह गए, मानो उस जीवन का अंत हो जाने के बाद उनकी अतृप्त लालसा अपनी रक्त रंजित छटा दिखा रही हो। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।